हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ नेहा एंड हम आज स्टार्ट करते हैं क्लास 12th साइकोलॉजी का चैप्टर 1। उसमें हम पढ़ेंगे बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं। पहले ही लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया था, तो आई होप आपको उस समय सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एंड अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप लास्ट वीडियो देखिए, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अब हम पढ़ेंगे बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं क्या होती हैं। देखिए बेसिकली जैसे कि आपको पता है कि हर कोई अपने एक बुद्धि के बेस पर या इंटेलिजेंस के बेस पर हर कोई एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है। अब आपको पता है कि अगर आपकी बुद्धि है तो आपके भाई की बुद्धि अलग होगी, आपके फ्रेंड की बुद्धि अलग होगी, सबकी जो इंटेलिजेंसी है, जो बुद्धि है, वो अलग अलग होती है। तो कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये दो तरह के कॉन्सेप्ट की वजह से होता है। दो तरह के कॉन्सेप्ट कौन से? एक तो आनुवंशिकता और एक पर्यावरण। ठीक है। तो यही एक अंतःक्रिया है बुद्धि की। तो आनुवंशिकता मतलब क्या होता है कि जिसमें आता है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम मतलब कि भाई जो चीज आपको अपने वंश से मिल रही है। और उसके बाद आता है पर्यावरण, जहां पर हम पले बड़े हैं। तो या तो हमें आनुवंशिकता ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है या फिर पर्यावरण। तो इस चीज पर काफी रिसर्च हुई तो पता चला कि भाई जो समरूप जुड़वा होते हैं ना, समरूप जुड़वा बच्चे को हम क्या कहते हैं, जिनका जेंडर भी सेम होता है। और वो जो जुड़वा बच्चे होते हैं उनमें 90% इंटेलिजेंसी जो होती है ना, वो सेम होती है। उसके बाद अगर हम ट्विंस की, ऐसे ट्विंस की बात करें जिनका जेंडर सेम नहीं होता है, तो अगर उन्हें हम अलग अलग बड़ा करें तो रिसर्च बताती है कि भाई जो ये इंटेलिजेंस है, मतलब जो बुद्धि है, वो 90% से 72% कम हो जाती है। मतलब कि बुद्धि जो जो 90% सेम होती है, वो 72% पर आ जाती है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण बहुत ही बड़ा कारक है इस चीज के लिए, बहुत ही बड़ा कारक है पर्यावरण। तो नॉर्मल बहन भाई की बात करें तो यहाँ पे क्या आता है कि 50% इंटेलिजेंस सेम होती है बस। नॉर्मल बहन भाई को भी अलग अलग बड़ा करें तो क्या होता है, उसके बाद 25% की इंटेलिजेंस सेम होती है। मतलब कि अगर मैं शुरू से इस चीज को रिपीट करूंगी तो समरूप जुड़वा होते हैं, जो जिनका जेंडर भी सेम होता है, उन बच्चों की अगर हम बात करें तो 90% उनमें बुद्धि सेम होती है। उसके बाद अगर हम ट्विंस को अलग अलग बड़ा करें तो रिसर्च बताती है कि भाई वो जो 90% होता है ना, वो 72% पे आ जाता है। फिर अगर हम एक नॉर्मल भाई बहन है जो ट्विंस नहीं है, उनको हम उनकी बात करें तो उनमें 50% इंटेलिजेंस होती है, मगर उन्हीं हम नॉर्मल बहन भाई को अलग अलग बड़ा करें तो उनकी जो इंटेलिजेंस या बुद्धि होती है वो 25% होती है। तो अगेन कहीं ना कहीं पर्यावरण कारक हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो मतलब अगर हमारा पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारी इंटेलिजेंसी भी अच्छी होगी। और अगर हमारा पर्यावरण अच्छा नहीं होगा तो हमारी इंटेलिजेंसी, हमारी बुद्धि उस हिसाब से होगी। आपने देखा होगा कि भाई कहते हैं ना कि भाई जी डॉक्टर है, फादर मदर डॉक्टर है, तो बेटा या बेटी भी डॉक्टर होते हैं। तो क्यों? क्योंकि उनका एनवायरमेंट फैक्टर, बहुत पर्यावरण कारक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अगर हम देखें, अगर हम बात करें कि भाई इंटेलिजेंस के लिए क्या होना जरूरी है ज्यादा, वंशानुक्रम होना जरूरी है या पर्यावरण होना जरूरी है? तो मेरा कहना है कि दोनों ही हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वंशानुक्रम भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, वंशानुक्रम क्या करता है, वंशानुक्रम हमारे लिए एक लेवल सेट कर देता है, एक क्रम सेट करता है। और पर्यावरण क्या करता है, हमको उस लेवल तक पहुंचने के लिए हेल्प करता है। ठीक है। तो आई होप आपको जो समझ में आई होगी। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बेसिकली जो अब हम जो पढ़ेंगे उसके बाद बुद्धि का मूल्यांकन। अब क्या हुआ ये बुद्धि के मूल्यांकन में बेसिकली क्या है कि भाई सबसे पहले 95 में अल्फ्रेड बिने तथा थियोडर साइमन ने एक बुद्धि का मापन सफल प्रयास किया। मतलब कि इन दोनों ने एक ऐसा मापन निकाला
कि भाई वो मापन ये बता सके कि कैसे एक नॉर्मल जो बच्चा है वो एक दूसरे से अलग होता है। ठीक है, तो बिनेट एंड साइमन टेस्ट ने इसे इसका नाम दिया गया बिनेट एंड साइमन, और इसमें 30 आइटम्स थी बेसिकली। इस टेस्ट में 30 आइटम्स थी। फिर क्या हुआ, 98 में इस टेस्ट पर संशोधन किया गया। इस टेस्ट पे संशोधन किया गया, और जब ये टेस्ट को संशोधित किया गया तो उसमें एक कॉन्सेप्ट आया जिसे हम कहते हैं मानसिक आयु, मेंटल एज। अब ये मानसिक आयु क्या होती है, ये मेंटल एज क्या होती है? देखो, मानसिक आयु को समझने के लिए पहले आपको समझना है कालानुक्रमिक आयु। काल अनुक्रमिक आयु मतलब कि क्रोनोलॉजिकल एज। देखो, हमें पैदा हुए कितने साल हो गए, यानी जब हमारा बर्थ हुआ तब से लेके और अब तक का जो ईयर हो गया वो हमारी कौन सी ईयर हो गई? कालानुक्रमिक आयु हो गई। जैसे मेरा अगर 1993 का बर्थ है और 2020 तक अभी तक मैं हूं, तो ये मेरा हो गया कालानुक्रमिक एज। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपनी मानसिक आयु। मानसिक आयु का मतलब क्या होता है कि भाई हम अपने कालानुक्रमिक आयु के हिसाब से एक्ट कर रहे हैं या नहीं। मतलब जो हमारी एज है उस हिसाब से हम एक्ट कर रहे हैं या नहीं। मान लीजिए अगर आप अभी हिसाब लगाएं, अगर मेरी 27 ईयर्स एज है और मैं एक्ट कर रही हूँ 15 ईयर्स के बच्चों की जैसी, तो मेरी जो मेंटल एज है वो सूटेबल नहीं है। मतलब अगर 18 ईयर्स का बच्चा जैसे एक्ट करता है वैसे आपका बच्चा एक्ट नहीं कर रहा है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल स्टेज हो जाती है। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, 5th क्लास में आपका बच्चा है और वो 2nd क्लास के बच्चों की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, उसकी मेंटल एज 2nd क्लास के बच्चे की है। अगर वो 7th क्लास के बच्चों की मैथ सॉल्व कर पा रहा है, मतलब वो बहुत ही ब्राइट चाइल्ड है, आपका बच्चा बहुत ही ज्यादा ब्राइट है। तो अब क्या हुआ, अब बिनेट एंड साइमन ने इसका बौद्धिक मंदता को कैसे डिफाइन किया। मतलब ये वाली जो ये बौद्धिक मंदता की स्टेज रहती है कि भाई जब आपका बच्चा है 5th क्लास में है और वो 2nd क्लास की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम कहते हैं बौद्धिक मंदता। तो उन्होंने कहा कि जब कभी भी किसी की मानसिक आयु उसके कालानुक्रमिक एज से 2 साल कम हो, तो हम ये कहेंगे कि जो वो बच्चा है वो बौद्धिक मंदबुद्धि है, मतलब बौद्धिक मंदता है। तो अब 1912 में क्या हुआ, विलियम स्टर आए। अब विलियम स्टर ने भाई विलियम स्टर जो थे वो जर्मन के काफी फेमस साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए जिसे कहते हैं बुद्धि लब्धि। अब इसमें क्या होता है कि जो मानसिक आयु होता है ना, मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमिक आयु से भाग देने के बाद उसे 100 से गुणा कर देते हैं। मतलब कि आप अगर अपनी बुक में देखें तो उन्होंने ये फॉर्मूला दिया, बुद्धि लब्धि मानसिक आयु डिवाइड बाय कालानुक्रमिक आयु इनटू में 100। तो भाई अब क्या होता है, अब क्या है कि किसी स्टेज में क्या होता है कि अगर मैं कैलकुलेशन स्टार्ट करूं तो किसी स्टेज में क्या होता है कि भाई अगर हमारी मानसिक आयु है वो कालानुक्रमिक आयु के बराबर है, मतलब अगर मेरी मानसिक आयु है वो 7 आ रही है और कालानुक्रमिक आयु भी 7 आ रही है, तो मतलब कि जो मेरा बुद्धि लब्धि है, मतलब जो अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, बुद्धि लब्धि को हम IQ बोलेंगे, तो जो मेरी IQ है वो 100 आई है। ठीक है, तो इसका मतलब मेरी IQ 100 के इक्वल है। उसके बाद क्या होता है कि भाई मेरी जो मानसिक आयु है वो छोटी है कालानुक्रमिक आयु से, मतलब कि मेरी मानसिक आयु है 4 और कालानुक्रमिक आयु है 2। तो मानसिक आयु बेसिकली क्या हो गई, 4 हो गई। तो IQ है जो मेरा जो IQ है, नहीं सॉरी, जो मेरी मानसिक आयु है वो हो गई 2 और कालानुक्रमिक आयु हो गई मेरी 4। तो जो मेरी IQ होगी वो होगी 100 से कम। और अगर मेरी मानसिक आयु ज्यादा है,
कालानुक्रमिक आयु कम है, तो मेरी IQ ज़्यादा होगी 100 से। तो दोबारा मैं अगर एक्सप्लेन करूं कि भाई जहाँ पे अगर हम मानसिक आयु और कालानुक्रमिक आयु जहाँ पे दोनों इक्वल हैं तो IQ मेरा 100 के इक्वल होगा। मानसिक आयु कम है कालानुक्रमिक आयु से, तो जो मेरा IQ है वो 100 से कम होगा। मानसिक आयु ज़्यादा है कालानुक्रमिक आयु से, तो मेरा IQ ज़्यादा होगा 100 से। तो बेसिकली नॉर्मल लोगों का IQ 90, 91, 92% तक आ जाता है, पर बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनका IQ या तो बहुत कम होता है या बहुत अलग, मतलब कि 2%, 1%। तो इसलिए अब इस चीज को 2 वर्ग में विभाजित किया गया कि भाई जिनका अगर बहुत ही ऊपर आता है तो उनको कहते हैं बौद्धिक रूप से, मतलब इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली कहते हैं, और जिनका बहुत कम आता है उनको हम कहते हैं बौद्धिक रूप से अशक्त। तो एक तो जिनका IQ जो है वो 70 से नीचे है, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं बौद्धिक रूप से अशक्त, और एक जिनका IQ 130 से ऊपर है उनको हम कहते हैं बौद्धिक प्रतिभाशाली। जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे, अगर मैं आपको आपकी बुक में ग्राफ दिखाऊं, देखिए, ये देखिए 100 जो है ये आपका जो, मैं इसको आपको और क्लियरिटी से दिखाती हूँ। जो आपका ये 100 है ये आ जाता है एवरेज, ये एवरेज है, मतलब ये 100 है, ये 100 है, तो यहाँ पे एवरेज लोग लाई कर जाते हैं, ठीक है। ये 130 है, तो यहाँ बहुत ही ज्यादा, जो मैंने भी आपको बात की थी ना, इंटेलेक्चुअल गिफ्टेड लोग होते हैं, ये बौद्धिक प्रतिभाशाली लोग होते हैं ये। और उसके बाद जिनका IQ लेवल 70 से नीचे होता है, ये 70 से नीचे होता है, तो इन्हें बेसिकली बौद्धिक रूप से अशक्त कहते हैं, या फिर आप बौद्धिक न्यूनता भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ग्राफ क्लियर हो गया। जो एवरेज पर्सन होते हैं, एवरेज स्टूडेंट होते हैं, उनकी IQ होती है 100, और जो बहुत ही अबव एवरेज होते हैं, मतलब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको हम बौद्धिक प्रतिभाशाली कहते हैं, उनकी IQ होती है 130, और जो न्यूनतम होते हैं, मतलब बौद्धिक रूप से अशक्त होते हैं, उनकी बेसिकली IQ होती है 70 से कम। तो ये जो दोनों वर्ग है ना, ये दोनों वर्ग संज्ञानात्मक और आपका संवेगात्मक, मतलब इमोशनल, अभिप्रेरणात्मक, सामान्य लोगों की अपेक्षा भी भिन्न होते हैं इन लोगों का। मतलब कि यहाँ पे हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं, हम एवरेज लोगों की बात तो कर ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे हम 2 लोगों की बात कर रहे हैं। एक तो हमारा जो बौद्धिक रूप से अशक्त है, और जो एक हमारा बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली है। तो जो बौद्धिक रूप से अशक्त है और जो बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली है, इन दोनों के आपके संज्ञानात्मक पक्ष, संवेगात्मक पक्ष और अभिप्रेरणात्मक पक्ष बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही अलग होते हैं। बौद्धिक प्रतिभाशाली जो होगा उसका संज्ञानात्मक पक्ष बहुत ही अच्छा होगा, बौद्धिक रूप से अशक्त जो होगा उसका संज्ञानात्मक पक्ष बहुत ही कम होगा। तो ये दोनों एक दूसरे से बहुत ही अलग होते हैं, बहुत ही डिफरेंट होते हैं। इनके जो भी पक्ष हैं ये बहुत ही डिफरेंट होते हैं। चीजों को रिएक्ट करने का तरीका भी इन लोगों का बहुत ही अलग होता है। तो आई होप आपको चीजें समझ में आई होगी। मैं आपके लिए एक और बार रिपीट कर देती हूँ। मानसिक आयु को हम रिप्रेजेंट करेंगे MA से, और कालानुक्रमिक आयु को हम रिप्रेजेंट करेंगे CA से। तो अगर मेरा MA और CA इक्वल है तो मेरा जो IQ होगा वो 100 के इक्वल होगा। अगर मेरा MA छोटा है CA से, मतलब CA बड़ा है, तो मेरा जो IQ लेवल होगा वो 100 से कम होगा। और अगर मेरा MA बड़ा है CA से, तो मेरा IQ बड़ा होगा 100 से। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बुद्धि में विचलन, जो अभी हमने बात करी थी ना, बौद्धिक आपकी न्यूनता की। जैसे कि हम
बौद्धिक रूप से अशक्त भी कहते हैं और बौद्धिक प्रतिभाशाली भी कहते हैं। इन दोनों के बारे में हम बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, ये होते क्या है और क्या इन पर थ्योरीज आती हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एंड प्लीज़ आप जो भी आपकी क्वेरी है आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ आप अपने नोट्स प्रिपेयर करना स्टार्ट कीजिए एंड अपनी लर्निंग कंटिन्यू रखिए। थैंक यू सो मच।